हेलो एवरीवन, मैं कमल किशोर जैन हाजिर हूँ आपके सामने इंग्लिश विद जैन सा यूट्यूब चैनल में। और आज हमारा जैन साज इंग्लिश ग्रामर सीरीज का दूसरा वीडियो लेक्चर है और जिसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा भाग है। नाउन के पूरे टॉपिक को हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन आप लोग जानते हैं हिंदी में जिसे कहते हैं सर्वनाम। ऐसा शब्द जिसको हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में हम सर्वप्रथम प्रोनाउन की डेफिनेशन को सीखने वाले हैं। अगर आप लोगों को डेफिनेशन की जानकारी नहीं है तो यहाँ पर ध्यान देवें। प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यहाँ पर मैंने दो डेफिनेशंस लिखी है। प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन सर्वनाम इज यानी है, यूज्ड उपयोग में लिया जाता है, इन प्लेस ऑफ के स्थान पर, नाउन यानी संज्ञा कि प्रोनाउन का जो उपयोग है वो संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। मैंने कल नाउन वाले लेक्चर में आपको बताया था कि जिस सेंटेंस में इज, आर, एम, वॉज, वर प्लस महेंद्र की थर्ड फॉर्म हो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। तो दोस्तों ये डेफिनेशंस भी पैसिव टेंस या ऐसा बोलें पैसिव वॉइस के अंदर बनाई हुई है। दूसरी डेफिनेशन, द वर्ड्स शब्द दैट कैन बी यूज्ड, दैट कैन बी यूज्ड जिनका उपयोग किया जा सकता है इन प्लेस ऑफ के स्थान पर, नाउन यानी संज्ञा। ऐसे शब्द जिनका उपयोग संज्ञा के स्थान पर किया जा सकता है आर कॉल्ड प्रोनाउंस। उसे क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो आपके सामने दो डेफिनेशंस है, आपको जो भी अच्छी लगे वो आप याद कर सकते हैं। डेफिनेशंस के बाद हमारे सामने बात आती है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की, यानी सर्वनाम के प्रकार। इंग्लिश के अंदर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। इंग्लिश के अंदर सर्वनाम के 9 प्रकार होते हैं। तो 9 प्रकार कौन कौन से हैं संक्षिप्त में मैं जानकारी यहाँ पर दे रहा हूँ। अगली स्लाइड में हम इन 9 प्रकारों को पूर्ण विस्तार में पढ़ने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपके प्रोनाउन का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 9 प्रकार प्रोनाउन के कौन कौन से है। पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा प्रोनाउन है पजेसिव प्रोनाउन। तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चौथा है इम्फेटिक प्रोनाउन। पांचवा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। छठा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सातवां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन और लास्ट एंड 9वां जो है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। ये सारे क्या है मैं आपको एक बार थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। अगली स्लाइड्स में हम इनको पूरा विस्तार से पढ़ने वाले हैं, तो आप देखते रहिए। पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। आपने हिंदी के अंदर सुना होगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसी प्रकार इंग्लिश में भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं जिसके अंदर कुछ प्रोनाउंस आते हैं। वो कौन कौन से हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे। और अगर एग्जाम्पल्स के रूप में बताना चाहें तो जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही, सी, इट वगैरह वगैरह, जो थोड़े बहुत और भी है मैं आपको पूरा आगे बताने वाला हूँ। दूसरा है पजेसिव प्रोनाउन, अधिकार सर्वनाम। यानी ये जो प्रोनाउन है ये किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति पर अधिकार या स्वामित्व बताने के लिए होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा माई। माई इज नॉट अ प्रोनाउन, माई इज अ पजेसिव एडजेक्टिव।
और जबकि जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो होता है माइन। माइन का मीनिंग भी जो है वो क्या होता है, मेरा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक। तो बुक एक नाउन है और नाउन से पहले माई लगाए तो यहाँ पर माई एक प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि वो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त नहीं हुआ है, वो नाउन के साथ प्रयुक्त हुआ है। तो नाउन के साथ या नाउन के पहले प्रयुक्त होने पर वो एक पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। जबकि वाक्य को इस प्रकार कहा जाए, दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है, तो आप उस किताब के ऊपर अपना स्वामित्व या अधिकार बता रहे हैं। तो माइन इज अ पजेसिव प्रोनाउन। और भी प्रकार के हैं, आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तीसरा प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी निजवाचक सर्वनाम। जो सब्जेक्ट है, अगर आगे आने वाला प्रोनाउन उसी सब्जेक्ट को ही वापस बता रहा है तो वो प्रोनाउन कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आई क्लीन्ड दिस रूम माई सेल्फ, तो यहाँ पर जो माई सेल्फ है वो एक प्रकार का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और वो माई सेल्फ किसको बता रहा है, पुनः जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, आई को ही प्रदर्शित कर रहा है। अभी इसको विस्तार से पढ़ेंगे। आप लोगों ने माई सेल्फ, योर सेल्फ इज, हर सेल्फ, हिम सेल्फ पढ़ा होगा। वो सारे क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने प्रोनाउन चार्ट के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा या सुना होगा। वो प्रोनाउन चार्ट का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि प्रोनाउन चार्ट कैसे बनाते हैं। तो प्रोनाउन चार्ट का जो निर्माण है वो इन्हीं 3 प्रोनाउन से किया जाता है। कैसे बनता है आपको मैं बताऊंगा, और वो 1-2 मिनट में आपको याद भी हो जाएगा। चौथा है इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब होता है किसी वाक्य के अंदर किसी बात पर जोर देना, इम्फेसिसाइज करना, इम्फेटिक प्रोनाउन। आगे इसको विस्तार से पढ़ेंगे। पांचवा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का मतलब होता है परस्पर वाचक सर्वनाम। आप लोगों ने इंग्लिश के सुने होंगे ईच अदर और वन अनदर। इन दोनों का मतलब होता है एक दूसरे को। ये दोनों इसी के भाग हैं, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग जगह पर अलग अलग के लिए होता है। दोनों का प्रयोग का जो कारण है वो दोनों अलग है, उसको आगे पढ़ेंगे। छठा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में दिस, दैट, दीज, दोज पढ़ा होगा। यह, वह, ये, वो, ये जो इनके मीनिंग है, तो ये चारों इसी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। आगे देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसको बोलते हैं विभेदकारी सर्वनाम। विभेदकारी सर्वनाम का मतलब होता है कुछ चीज़ों में से कुछ चीज़ों को अलग करना, विभेद करना। आप समझते हैं विभेद का मतलब होता है अलग करना। अब प्रोनाउन के अंदर ये कैसे प्रयोग होता है, इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि ये कैसे चीज़ों को अलग करता है। अगला है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो मैं आपको एक हिंट देता हूं, आप लोग ध्यान रखना, आगे इसको विस्तार से पढ़ेंगे। जितने भी WH वर्ड है, WH वर्ड समझते हो ना, प्रश्नवाचक शब्द, उनमें से कुछ शब्द इन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। कौन कौन से हैं इसको आगे मैं बताने वाला हूं। अगला है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध सूचक सर्वनाम। ये क्या है, आप लोग क्लोज पढ़ते हैं, क्लोज के अंदर आप लोग जो WH वर्ड होते हैं उनका प्रयोग कंजक्शन के रूप में कभी कभी करते हैं। तो जब वो वर्ड कंजक्शन के रूप में प्रयोग होते हैं तो वो रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। इसको भी अपन आगे पढ़ेंगे कि ये क्या है और ये कैसे होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम पहले प्रकार से शुरू करने वाले हैं। पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम।
अब देखिए, मैंने आपको बताया था जिस प्रकार हिंदी के अंदर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है, उसी प्रकार इंग्लिश के अंदर भी पर्सन होते हैं, पुरुष होते हैं, और वो कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब इंग्लिश के अंदर है कि जो कार्य करता है, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम फर्स्ट पर्सन, मैं क्या हूँ, प्रथम पर्सन हूँ, और इसीलिए फर्स्ट पर्सन का होता है आई। देखिए, प्रत्येक पर्सन सिंगुलर होता है और प्लूरल भी होता है, यानी फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा, सेकेंड पर्सन में सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा, थर्ड पर्सन भी सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। इसी प्रकार फर्स्ट पर्सन के अंदर आई यानी मैं, और आई का जो प्लूरल रूप होता है वो होता है वी यानी हम। दूसरा है सेकेंड पर्सन, यानी मान लो मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, और मैं अगर किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं उसको या तो उसके नाम से संबोधित करूँगा, या फिर जैसे कि प्रोनाउन है, नाम एक संज्ञा होती है और उसके स्थान पर अगर मुझे कुछ सर्वनाम का प्रयोग करना पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, तुम, और तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू। तो ध्यान रखने वाली ये बात है कि सेकेंड पर्सन का जो सिंगुलर होता है वो भी यू ही होता है, और जो प्लूरल होता है वो भी यू ही होता है। थर्ड पर्सन यानी तीसरा व्यक्ति, अपनी बोलचाल की भाषा में अगर समझे तो मान लो दो जने बात कर रहे हैं, मैं और सामने वाले एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो वहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो उसके लिए भी क्या होगा, या तो हम उसका नाम लेंगे और या फिर हम उसको एक सर्वनाम से संबोधित करेंगे। वह सर्वनाम हो सकता है ही, सी, इट यानी वह, और इन तीनों का जो प्लूरल रूप होता है वो होता है दे यानी वे। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं तो आप थोड़ा मन में ये करके देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब मैं प्रथम पुरुष हूँ यानी आई, और आई का बहुवचन रूप होता है वी। मैं सामने वाले से बात कर रहा हूँ तो वो या तो उसका नाम या फिर उसको क्या बोलेंगे, तुम, और अगर हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तीसरे व्यक्ति के, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वह, ही, सी, इट, या बहुवचन के रूप में बोलेंगे दे। तो मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के जो है आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये सारे के सारे जो प्रोनाउन है, इनका उपयोग किसी भी सेंटेंस के अंदर नॉमिनेटिव के रूप में होता है, यानी सब्जेक्ट के रूप में होता है, कर्ता के रूप में होता है। यानी ये हमेशा कहाँ होंगे, वाक्य के शुरुआत में इनका उपयोग होता है। आप लोग जानते हो कि अंग्रेजी का एक अफर्मेटिव सेंटेंस एक डूअर, एक सब्जेक्ट से शुरू होता है, और अगर उस डूअर, उस सब्जेक्ट में आपको प्रोनाउन का यूज करना है तो आप हमेशा याद रखना कि इन प्रोनाउंस के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। इस चीज़ की आपको जानकारी रखनी है। इसके अलावा पर्सनल प्रोनाउन के अंदर और क्या है, तो ये जो सारे सर्वनाम थे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के, ये सारे जो अपन कर रहे थे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग, इसी प्रकार इस प्रोनाउन के अंदर आता है कि हम ऑब्जेक्ट के रूप में किन प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। सामने लिखे हुए हैं मी यानी मुझे, अस यानी हमें या हमको, यू, यहाँ पर देखिए यू जो एक सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्यूजेटिव, वो भी यू ही होता है। हिम यानी उसको, हर यानी उसको, इट यानी उसको, और देम यानी उनको। समझिए, आई और वी अगर सब्जेक्ट है तो इनके लिए ऑब्जेक्ट अगर इनको बताना है, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर आपको बताना है, तो आई के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा, मी का, और वी के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा, अस का। यू के लिए ऑब्जेक्टिव केस यू, ही के लिए ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी के लिए ऑब्जेक्टिव केस हर, और इट के लिए ऑब्जेक्टिव केस इट, और दे के लिए ऑब्जेक्टिव केस देम। इन सब का प्रयोग जब हम लोग प्रोनाउन चार्ट बनाना सीखेंगे तो उसमें किया जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट के रूप में क्या होता है, आई और वी, और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होता है, मी और अस। सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट के रूप में क्या होता है, यू, और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होता है, यू।
थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या होते हैं, ही, सी, इट और दे, और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होते हैं, हिम, हर, इट और देम। तो ये अपना था पर्सनल प्रोनाउन। बस सिंपल सा, कुछ भी नहीं जानना था, केवल आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की जानकारी होनी चाहिए कि ये सब्जेक्ट के रूप में क्या होते हैं और ये ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, दूसरा प्रोनाउन है पजेसिव प्रोनाउन। टू शो ऑनरशिप एंड रिलेशनशिप, यानी स्वामित्व और रिश्ता बताने के लिए जो प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है उस प्रोनाउन को कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन। देखिए, मैंने आपको बताया था माई यानी मेरा, ओवर हमारा, योर तुम्हारा, हीज हर इट्स उसका, दियर उनका उनकी उनके। ये जो है ये पजेसिव प्रोनाउन ना होकर इनको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि इन सब के साथ आप लोगों को पता है कि हमेशा किसका प्रयोग होता है, नाउन का। बिना नाउन के इन एडजेक्टिव्स का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। देखिए, प्रोनाउन हमेशा नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं, न कि नाउन के साथ। इस चीज को ध्यान में रखना। और जब भी एडजेक्टिव का प्रयोग होगा तो उनके बाद में हमेशा नाउन का प्रयोग अवश्य ही होता है। आपने कभी भी किसी भी वाक्य में माई अकेला पढ़ा नहीं होगा, हमेशा माई बुक, माई कंट्री, और स्कूल, योर होम ऐसे साथ में पढ़ा होगा। तो इस कारण ये क्या कहलाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। जब इनका प्रयोग होता है माइन, ओवर्स, योर्स, हिज, हर, इट्स और दियर्स, तो इनके साथ कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, प्रोनाउंस है। और प्रोनाउन हमेशा नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है, न कि नाउन के साथ में। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर माइन का मतलब भी क्या है, मेरा, ओवर्स यानी हमारा, योर्स यानी तुम्हारा, हिज यानी उसका, हर यानी उसकी, इट्स यानी उसका उसकी उसके, देयर्स यानी उनका उनकी उनके। लेकिन इनके साथ कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। आप लोगों ने कभी कभी वाक्यों में पढ़ा होगा, मैंने अपना टिफिन खाया, मैंने अपना होमवर्क पूरा किया। तो यहाँ पर अपना, अपनी, अपने जब भी किसी भी वाक्य के अंदर आता है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे वाक्य बनाए होंगे जिसमें हिंदी में अपना, अपनी, अपने आते हैं और आप इंग्लिश ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं। तो इनका मीनिंग क्या होगा, इनकी स्पेलिंग्स क्या होगी। तो हमेशा ध्यान रखें, अपना, अपने और अपने जब भी वाक्य के बीच में हो तो इनकी मीनिंग के लिए इनकी जो स्पेलिंग होगी वो हमेशा क्या होगी, पजेसिव एडजेक्टिव। क्या होगी, पजेसिव एडजेक्टिव, यानी सब्जेक्ट का पजेसिव एडजेक्टिव आपको लगाना है। अगर सब्जेक्ट में आई है कि मैंने अपना काम किया, तो आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई। आप लोगों ने अभी पढ़ा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये फर्स्ट पर्सन के हैं, ये सेकंड पर्सन का है और ये थर्ड पर्सन के पजेसिव एडजेक्टिव है। और पजेसिव प्रोनाउन ये फर्स्ट पर्सन के, ये सेकंड पर्सन का और ये सारे थर्ड पर्सन के। तो आप लोगों को पजेसिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। अब हमारा प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। A pronoun that reflects same noun or pronoun already mentioned in the sentence, यानी ऐसा प्रोनाउन जो किसी वाक्य में नाउन और प्रोनाउन जो प्रयुक्त किया गया है उसी को पुनः दर्शाने की कोशिश करता है, उसी की ओर वापस इंगित करता है। तो वो प्रोनाउन कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखिए बताता हूँ कौन कौन सा है। माई सेल्फ, ourself is, yourself, yourself is, himself, herself, itself and themselves। अब ये क्या है, आप लोगों को जानकारी हो कि ये फर्स्ट पर्सन के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये सेकेंड पर्सन के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और ये
थर्ड पर्सन के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये सिंगुलर का, ये प्लूरल का, ये सिंगुलर प्लूरल के सेकंड पर्सन के, और ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर के, और ये देमसेल्वेज प्लूरल का। तो यानी ये जब किसी वाक्य के अंदर प्रयोग होंगे तो ये पुनः किसकी ओर इंगित करेंगे, जो पहले से ही वाक्य में डूअर के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो चुका, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। जैसे एग्जांपल देखें, राधा क्लीन्ड रूम हरसेल्फ। राधा ने अपना कमरा स्वयं साफ किया। राधा ने कमरा स्वयं साफ किया। अगर यहाँ पर हर लगा देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अपना कमरा स्वयं साफ किया। यानी ये जो हरसेल्फ है ये वापस किसकी ओर इंगित करता है, राधा की ओर। तो यहाँ पर हरसेल्फ का मतलब क्या है, स्वयं। वापस ये किसकी ओर इंगित कर रहा है, इस डूअर की ओर इंगित कर रहा है, नाउन की ओर इंगित कर रहा है। अब राधा थर्ड पर्सन है, क्योंकि सारे नाम जो है वो किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। और थर्ड पर्सन का रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा स्त्रीलिंग के लिए, हरसेल्फ। जब अपन प्रोनाउन चार्ट बनाएंगे तो उसके अंदर ये पूरा विस्तार से बताएंगे। देखिए चौथा प्रोनाउन है एम्फेटिक प्रोनाउन। इसका प्रयोग होता है किसी बात पर जोर देने के लिए। अब एम्फेटिक प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, वही सारे प्रोनाउन है एम्फेटिक प्रोनाउन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के थे। अब इसका प्रयोग केवल एक दूसरे प्रकार से होता है। अगर आपको किसी बात पर जोर देने के लिए कहना है कि वो बात मेरे हिसाब से सही है, तो उसके लिए इन प्रोनाउन का प्रयोग सीधा का सीधा कहाँ किया जाता है, सब्जेक्ट के बाद में। तो किसी भी बात पर अगर जोर देनी है तो आप अपने डूअर के बाद में एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करिए, तो वो वाक्य किसका बन जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन का। तो आई माई सेल्फ सो हिम, कि मैंने खुद उसे देखा। तो आप किसी बात अगर जोर देने के लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको डूअर के बाद में क्या करना है, एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करना है। देखिए सातवां प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में बोलते हैं विभेदकारी सर्वनाम। अब ये कौन कौन से हैं, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ। ठीक है। अब यहाँ पर आप ये कंफ्यूज मत होना, आइदर ऑफ है, आइदर ऑफ, आइदर और नहीं है, नाइदर ऑफ है, नाइदर नॉर नहीं है। आइदर ऑफ का मतलब होता है दोनों में से एक, और आइदर और का मतलब होता है या तो या। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो देखिए आइदर ऑफ द वेज लीड्स टू द हॉस्पिटल, कि दोनों में से एक रास्ता हॉस्पिटल को जाता है। तो आइदर ऑफ, ये सिंपल सा है। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट वाक्य में आइदर वे लिखा है, ऑव नहीं है, ऑव नहीं है। तो जब आइदर ऑव में से ऑव हट जाता है तो आइदर जो है वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है, विशेषण बन जाता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। जैसे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज हैप्पी। अब एवरी बॉय ये क्या है, नाउन। तो एवरी क्या है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है नाउन से पहले कुछ लगा है, इसका मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है। ये एग्जांपल इसीलिए लिखा है कि आपको ध्यान में रहे। एवरी क्या है, एडजेक्टिव है। बार बार बता रहा हूँ, प्रोनाउन नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है और एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले प्रयोग होता है। इस चीज को ध्यान में रखना। तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज हैप्पी, यहाँ पर आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। इस चीज को भी ध्यान रखना। एवरी के साथ हमेशा क्या आता है, इज हेल्पिंग वर्ब आती है। इस चीज को ध्यान में रखना। वन ऑफ, इसका ये एक एग्जांपल है, वन ऑफ द बॉयज आर मिसिंग। क्या ये वाक्य पूरी तरीके से सही है, नहीं। क्या गलत है इसके अंदर, हेल्पिंग वर्ब गलत है। वन ऑफ द बॉयज यानी लड़कों में से एक की बात हो रही है। वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक। तो एक के लिए हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या होती है,
इज आएगी, आर की जगह क्या आएगा, इज। ये हेल्पिंग वर्ब को भी समझना है अपने को, इसलिए एक एक एग्जाम्पल लिखा है। नन ऑफ द गर्ल्स हर वर्क हैज या हैव, आप लोगों को मालूम होना चाहिए हैज सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए। अब ये बताइए कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। जिस प्रकार वन ऑफ द बॉयज में यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आई थी, उसी प्रकार नन ऑफ द गर्ल्स यानी लड़कियों में से कोई नहीं के लिए भी कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज आएगा, क्या आएगा, हैज। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो आप लोगों ने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है। तो इस चीज़ को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और ये था अपना 7वां प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। 8वां प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग सब WH वर्ड जानते हैं, हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, हुज, whom। तो ये सारे क्या है, WH वर्ड जो है वो क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि हाउ, हाउ मैनी, हाउ फार, ये सारे जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। इसलिए जो WH वर्ड है वो क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब आप लोगों को WH वर्ड का मालूम है, WH वर्ड इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते हैं और ये सेंटेंस के कहाँ होते हैं, हमेशा शुरुआत में होते हैं। जैसे व्हाट इज देयर इन योर पॉकेट, तो व्हाट यहाँ पर क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जब आपको पूछा जाए कि इस वाक्य में प्रोनाउन कौन सा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो क्या बताना है, व्हाट। हु ओपन द डोर, तो हु क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखिए विच बुक डू यू रीड, अब आपको पूछा जाए कि क्या इस वाक्य में कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो आप बोलेंगे कि क्या है, विच, जबकि ये नहीं है। क्योंकि देखिए विच के बाद में क्या आया हुआ है, नाउन, और नाउन से पहले अगर कुछ लगा है जो उससे संबंधित है तो वो हमेशा क्या होता है, बहुत बार बता चुका हूँ, वो होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर विच क्या है, एक प्रकार का एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आएगा तो इसको विस्तार से पढ़ेंगे, तो थोड़ा थोड़ा मैंने सब जगह पर एडजेक्टिव के बारे में बताया है। विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान, यहाँ पर देखिए विच अकेला है, यहाँ पर विच के साथ में कुछ नहीं है, सीधा हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब ये विच क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो ये WH वर्ड, लेकिन आपको पूछ ले कि भाई इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है कि नहीं है, तो है, और है तो कौन सा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि WH वर्ड क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। और आखिरी प्रकार प्रोनाउन का, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, जरा देखिए, हु, whom, what, which, when, where, that, और जो भी WH वर्ड है वो सारे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होते हैं। कब होते हैं, आप लोग क्लोज पढ़ते हैं, या अपन जब आगे पढ़ेंगे तो क्लोज के अंदर क्या करते हैं, दो वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है, दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है, और उन उपवाक्यों को जोड़ने के लिए रिलेटिव क्लोज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, रिलेटिव क्लोज। और रिलेटिव क्लोज में जिन प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउंस, और वो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो WH वर्ड्स। समझ रहे हैं, जब इन WH वर्ड का प्रयोग आगे प्रश्न बनाने के लिए करते हैं, तो जब अपन उसमें प्रोनाउन पूछते हैं तो उसमें कहते हैं कि वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। लेकिन जब यही WH वर्ड्स संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो वो कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए कैसे, द बॉय, लड़का, हु, जिसने, यहाँ पर हु का क्या मतलब है, जिसने। यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव क्लोज के रूप में प्रयोग हुआ है। स्टोलन, चुराई, तुम्हारी बाइसिकल, तुम्हारी साइकिल हैज बीन अरेस्टेड, उसको किया जा चुका है, अरेस्ट किया जा चुका है। यहाँ पर केवल अपने को ये समझना है कि यहाँ पर ये जो WHO हु है, ये जो वाक्य के बीच में आया है, ये संबंध बता रहा है, ठीक है, किसके लिए, इस लड़के के लिए यहाँ पर ये प्रयोग हुआ है जिसने क्या चुराई थी, साइकिल। तो यहाँ पर हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। आपको पूछ ले इस वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, बस इतना ही सीखना है, तो वो क्या है, हु, और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। आई हैव रीड द बुक विच यू गैव मी, यहाँ पर देखिए विच रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, और ये किसका संबंध बता रहा है, ये बुक के लिए।
आई हैव रीड द बुक, मैंने वो किताब पढ़ ली है, विच, जो कि यू गेव मी, तुमने मुझे दी थी। विराट कोहली इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स हु हैव प्लेड फॉर द कंट्री, कि विराट कोहली महानतम खिलाड़ियों में से एक है जो भारत के लिए या अपने देश के लिए, फॉर द कंट्री, देश के लिए खेले हैं। तो यहाँ पर WHO क्या है, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये थे हमारे 9 प्रकार के प्रोनाउंस। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया प्रोनाउन का जो पूरा टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। आपको कहीं भी लगता है कि कहीं भी त्रुटि थी, कहीं कुछ गलत है, पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आया है, वापस बताना है, क्लियर नहीं हुए डाउट्स, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। लेकिन मुझे लगता है कि 9 प्रकार आपने पढ़ लिए हैं, तो आपको ये 9 के 9 प्रकार समझ में आ गए हैं। आपको बाद में इसके जो क्वेश्चन है या एग्जाम्पल सीट है वो भी मैं उपलब्ध कराऊंगा। दूसरे वीडियोस में अपन इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर 2-2, 3-3 एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और आप आगे भी पढ़ना चाह रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ और चैनल को अपने दोस्तों के बीच सब जगह शेयर ज़रूर करें। तो आज का प्रोनाउन का टॉपिक अपना यहाँ पूरा होता है। ये था पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा भाग। आगे अपन पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा जैन से आज इंग्लिश ग्रामर सीरीज का जो तीसरा वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर अपन एडजेक्टिव पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार वापस देखिए, धीरे नहीं तो आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो को बार बार देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय जिनेंद्र।